हे हाय एवरीवन, सो दिस इज अनिकेत। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही पीक पे चल रही होगी। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, एस्केप वेलोसिटी को, ऑर्बिटल वेलोसिटी को और कुछ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे। और लास्ट में इस वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे कीपलर्स लॉ के बारे में। और दैट्स ऑल, ये पूरा आपका होगा ग्रेविटेशन के बारे में। तो ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रेविटेशन के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से समझना। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सो गाइज, अभी हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। इसमें बेसिकली बोला जाता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन to bringing a mass object from infinity to inside a gravitational field is called ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब शायद आपको लग रहा होगा कि सर ने तो इंग्लिश में डिफाइन कर दिया है, इसको कैसे समझे। तो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, इसको अच्छे से एकदम अच्छे से समझना है। देखो, ग्रेविटेशन जो होता है ना, उसके अंदर एक इमेजिनरी फोर्स एक्ट करता है। सेम इसी के जैसा एक और चीज होता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में भी क्या होता है, एक इमेजिनरी फील्ड एक्ट होता है। तो जब भी आपको इमेजिनरी फील्ड दिखे, जैसे ग्रेविटेशन के अंदर इमेजिनरी फील्ड दिखता है, उस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर भी इमेजिनरी फील्ड दिखता है। तो जब भी आपको इमेजिनरी फील्ड दिखे, तो वहां पे हमको जब एनर्जी पता करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके फील्ड से बाहर, माने कि इन्फिनिटी, उसके फील्ड से बाहर मतलब कि इन्फिनिटी। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को इन्फिनिटी का सेंस नहीं पता होगा कि इन्फिनिटी क्या होता है। तो देखो, जैसे मेरे आइस की रेंज में जो भी चीज मेरे को दिख रहा है, ये मेरा रेंज हो गया, लेकिन पीछे वाला पार्ट मेरे को नहीं दिख रहा, तो ये जो पार्ट है ये इन्फिनिटी कहला गया। क्यों? क्योंकि ये मेरे विजिबल रेंज में नहीं है। क्लियर? तो जो भी रेंज में नहीं होता, जैसे कि ग्रेविटेशन, अर्थ का रेंज में जो भी चीज नहीं है, अर्थ के ग्रेविटेशन के रेंज में जो भी चीज नहीं है, वो उसका इन्फिनिटी कहला जाएगा। ठीक है? चाहे वो बहुत दूर हो, चाहे वो बहुत सामने हो, अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में वो नहीं है तो वो इन्फिनिटी कहला जाएगा। उसी तरह से चार्ज में भी होता है। तो यहां पे कहा क्या जाता है, यहां पे कहा जाता है कि इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को उठा करके उसके फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या फिर अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से उठा करके उसके फील्ड में लाते हैं और उसको लाने में जो वर्क डन होता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो दोनों सेम टर्म्स है। अब सेम क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों जगह पे जो भी फील्ड लाइंस बनेंगे वो इमेजिनरी बनेंगे। तो जब भी इमेजिनरी का बात आए ना, इमेजिनरी फील्ड का बात आए ना, तो वहां पे एक ही चीज करना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ मास ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे एक चीज और है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा करके उसके फील्ड में ला रहे हैं, तो वहां पे एक्सिलरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब आप नॉर्मली उसको उठा करके लेके आ रहे हैं, क्योंकि फील्ड जो होता है, अगर आप एक्सिलरेशन कर देते हैं तो वहां पे आ जाता है फोर्स। तो उस केस में आप उसका वर्क डन, उसका एनर्जी नहीं पता कर सकते। ठीक है? तो यही चीज हमने यहां पे लिखा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सेंस समझ जाना, जो अर्थ के रेंज से बाहर हो, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाना है। कहां से? इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाना है, ऑफ अदर बॉडी विदाउट एक्सिलरेटिंग इट। है ना? बिना एक्सिलरेशन हुए ये चीज को लेकर के आना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। है ना? क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक बार और फिर से अच्छे से, क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन to bringing a mass object from infinity to inside a gravitational field, ठीक है, without accelerating it is called gravitational potential energy। सिंपल। और अगर आपसे पूछ दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो सिंपल, उसमें भी कुछ नहीं बोलना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला आप लोगों ने पार्ट पढ़ा है, उसमें मैंने क्या बताया था कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहां से लेके आते हैं? इन्फिनिटी से लेकर के आते हैं उसके फील्ड के अंदर, और उसको इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी ऐसा चीज आए ना, इमेजिनरी का कोई भी चीज आए, तो वहां पे आप लोग को यही चीज करना है। ठीक? अब हम लोग थोड़ा सा इसका डेरिवेशन, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अपना अर्थ है। ठीक है? बहुत छोटा सा अर्थ है। तो ये अपना अर्थ है,
ये उसका कुछ रेडियस है जहां तक इसका क्या होगा, बोल सकते हैं कि इसका फील्ड होगा। तो ये आर रेडियस तक इसका क्या है, फील्ड है। अब आते हैं कि ये है इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी से इस मास ऑब्जेक्ट को हमको कहां लेके जाना है, इस बी पॉइंट पे लेके जाना है या इस सरफेस पे लेके जाना है। इस इन्फिनिटी से मतलब ये जो मास ऑब्जेक्ट है इसको इन्फिनिटी से कहां लेके जाना है, इस पॉइंट पे या फिर इस सरफेस पे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझा। ये इसका रेंज, किसका, अर्थ का रेंज। अब यहाँ पे ये जो x आप डिस्टेंस देख रहे हो ना, तो इस x डिस्टेंस को ऐसा समझिए कि हम लोग इसके क्या कर रहे हैं, इसको फील्ड में ला रहे हैं। तो ये x डिस्टेंस को हम लोग ऐसे ट्रीट कर लिए, मान लिए कि हाँ भाई x डिस्टेंस में अगर इस मास ऑब्जेक्ट को उठा के ले आया मतलब उसके फील्ड में आ गया हो। अब ये x डिस्टेंस में लाना है तो एक ही बार में तो x डिस्टेंस करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या किए कि एक स्मॉल dx ले लिए ताकि हम लोग इंटीग्रेट करके पूरा x का वैल्यू फाइंड कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, हम लोग को क्या निकालना है जी, हम लोग को निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। स्मॉल वर्क डन इसलिए निकालेंगे क्योंकि स्मॉल वर्क डन अगर हम निकाल लेते हैं तो उसको इंटीग्रेट करके हम पूरा वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वी नो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क डन है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब स्मॉल वर्क डन है तो F इंटू डी एक्स हो जाएगा। और आप सबको पता है यहाँ जो F है वो किसका फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो हो जाएगा जी एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ जो R है ये वाला R नहीं होगा, ये वाला X होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इन दोनों के बीच का है ना, तो हम इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे, फिर यहाँ से हमको यहाँ लाना है। तो जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड करा तो डी डब्ल्यू जो है इसको हमको एनर्जी के फॉर्म में लाना है, तो लिमिट चढ़ेगा 0 से u। अब u क्यों चढ़ा रहे हैं सर, तो इसका मतलब कुछ वैसा खास होता नहीं है, मैं w भी लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन u इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि u का मतलब बेसिकली वो एनर्जी को डिनोट करता है, एनर्जी को दिखाता है, इसलिए हमने लिमिट रख दिया 0 से u। और यहाँ पे हमने लिमिट रखा कि इन्फिनिटी से हम कहाँ लेके आ रहे हैं, r पे लेके आ रहे हैं। इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हैं, इस r डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लिमिट रख दिया। अब बाकी ये जो फॉर्मूला था क्या था, यहाँ पे जो आपका जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, इधर भी, तो ये वाला फॉर्मूला वैसे एज इट इज लिखा गया। अब आप सबको पता है इंटीग्रेशन का बेसिक, ये कांस्टेंट टर्म है तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। अब पकड़ते कैसे हैं कि सर ये कांस्टेंट टर्म है, तो देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो जिसका डेरिवेटिव मौजूद रहता है ना उसी का इंटीग्रेशन होता है। तो ये x दोनों मौजूद है। अब ये वाला चीज आ जाएगा बाहर, अब ये वाला बाहर आ गया तो यहां बचेगा क्या, 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम x टू दी पावर -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना तो बेसिक मैथ्स पता होगा आपको। इनटू में dx, इन्फिनिटी से r तक की लिमिट, यहाँ पे dw का इंटीग्रेशन w, लिमिट 0 से u तक का, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u -0, ठीक, जी एम एम। फिर यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन हमने करा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x टू दी पावर n+1 बाई n+1 वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। तो देखो -2 था तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। अब तुम सोचो -2 + 1 ऊपर में क्या आ जाएगा, x पे पावर -1 और नीचे आ जाएगा -1। ठीक है, तो जो नीचे -1 आया ना ये माइनस यहाँ लग जाएगा आगे, ठीक, और ये जो x पे पावर -1 आया वो 1 बाई एक्स हो जाएगा। जैसे इस चीज को मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा। तो देखिए x पे पावर -2 + 1 था तो ये हो गया x पे पावर -1 और नीचे हो गया -1, ठीक। तो ये माइनस तो आगे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आगे आ गया है, और ये बचेगा क्या यहाँ पे, x पे पावर -1, तो x पे पावर -1 1 बाई एक्स लिखा जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे 1 बाई एक्स लिख दिया हमने, क्योंकि क्या बच रहा था, x पे पावर -1 बच रहा था तो इसको हमने 1 बाई एक्स लिख दिया, और नीचे वाला जो माइनस साइन था वो यहाँ आगे आ गया। ठीक है, ये वाला आगे आ गया। लिमिट इन्फिनिटी से r तक की। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट है r, लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, तो x के जगह पे एक बार r पुट करो और x के जगह पे एक बार इन्फिनिटी पुट करो। अब आप सबको पता है 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है, टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो गया तो बचा क्या, 1 बाई r बचा। तो अगर हम देखें तो u का फॉर्मूला क्या आएगा, -GMM बाई r, ठीक है, -GMM बाई r। और हम सब जानते हैं कि gm का जो वैल्यू होता है वो gr के बराबर, gr स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैंने बताया था पार्ट 1 में कि इस चीज़ को याद रखना, जीएम का जो वैल्यू होता है जी आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहां जीएम है वहां पे हमने क्या रख दिया, जी आर स्क्वायर एम बाई आर। और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड हम काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम कहां से कहां ला रहे हैं, इन्फिनिटी से इधर, मतलब अंदर साइड में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट मतलब अपोजिट साइड में एनर्जी लग रहा है, इसीलिए बोल सकते हैं कि अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो होप गाइस कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से जाके बैक एक बार अच्छे से देखो,
कंफर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी को। तो जल्दी से ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज अभी हम लोग बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। तो आप लोगों ने सुना होगा, या फिर आप लोगों से मैं पूछता हूं कि आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ले लो और उस ऑब्जेक्ट को लेकर के बहुत स्पीड से ऊपर के डायरेक्शन में फेंको, क्या वो अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाएगा? नहीं ना, वो नीचे गिर जाता है ना, कुछ टाइम के बाद वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो ऐसा कौन सा स्पीड है जिस स्पीड से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंके तो वो अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाए? उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, एस्केप स्पीड बोलते हैं। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द मिनिमम स्पीड, ध्यान से समझना, मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम नहीं। इट इज द मिनिमम स्पीड विथ विच बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड। ये एक मिनिमम स्पीड होता है जिसमें हम लोग बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ शो दैट इट एस्केप, एस्केप मतलब बाहर चले जाना, सो दैट इट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी चीज को हम लोग कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मिनिमम स्पीड जिससे हम उसको अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट किए और वो अर्थ के सरफेस से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, उस स्पीड को हम लोग कौन सा स्पीड बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर? तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन करने के लिए हम लोग को एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जरूरत था। इसीलिए मैंने आपको पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझाया, देन उसके बाद मैं आपको एस्केप वेलोसिटी समझा रहा हूं। तो अभी अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें इस पिक्चर को, तो ये हमारा अर्थ सरफेस माने अर्थ है, उसका रेडियस r है, यहाँ पे मास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस मास ऑब्जेक्ट को हम एस्केप वेलोसिटी माने VE से फेंकेंगे और ये कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी में चला जाएगा, मतलब कि इसके फील्ड से बाहर चला जाएगा और वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन कैसे? अगर हम थोड़ा सा देखें तो एट सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं -GME/m/r। ठीक है ना, ये चीज हम लोग निकाला। और अगर एट सरफेस काइनेटिक एनर्जी देखे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv²। अब यहाँ जो v है वो v का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एस्केप का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी ये है, इक्वेशन 1 बन गया। ठीक, अब इसी तरह से हम कहां पे बात करेंगे? एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है तो एनर्जी कहां से? तो पोटेंशियल एनर्जी तो वहां है नहीं। और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब होता है? जब फील्ड के अंदर में रहते तब तो। काइनेटिक एनर्जी फील्ड से बाहर चल गए, इसलिए मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। वो क्या हुआ? जस्ट अभी तुरंत एस्केप किया है ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो यहां पे कोई काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं, क्योंकि वो फील्ड में है ही नहीं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो इस हिसाब से टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। अब हम लोग सबको इन्हें पढ़ा है कि फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। मतलब स्टार्टिंग में जितना एनर्जी था उतना ही आपका फाइनल में होगा। तो यहां पे हुआ टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो टोटल एनर्जी एट सरफेस हम सबको पता है कि ये वाला चीज है, तो ये वाला चीज एज इट इज हमने यहां उतार दिया। और टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी 0। अगर हम इसको उधर फेंकें तो क्या हो जाएगा? 12mve का स्क्वायर इज इक्वल टू GMEM/r। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो m है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो ओवरऑल क्या बचेगा? v का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू GME/r। ठीक है, अब ये 2 अगर उधर चला गया तो हो जाएगा 2GME/r। अब हमको भी निकालना है ना, एस्केप वेलोसिटी निकालना है, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो यहीं पे आपका फॉर्मूला आ जाता है √2GME/r। तो गाइस यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है उसको मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, उसको मतलब किससे है? मास ऑफ अर्थ से। मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम किस स्पीड से फेंके, और एक मान लो बहुत बड़ा सा पत्थर है या बहुत बड़ा सा हाथी है, उसको हम कुछ स्पीड से फेंके, तो दोनों के लिए सेम ही स्पीड होगा। क्यों? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, ना कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट यही कैंसिल हो गया। ठीक है, आता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पीड ऑफ द
क्या बोल सकते हो, पार्टिकल, ऐसे करके ऑप्शंस आता है। तो उसमें आपको क्लियर रखना है कि भाई मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा। अब अर्थ का कितना होता है एस्केप वेलोसिटी, तो ध्यान रखेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड में भाग जाना। उतना स्पीड से अगर आप चलते हैं तो आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर सकते हैं। अगर इतना स्पीड से तुम एक चींटी को भी फेंकोगे ना, अगर एयर को नेग्लेक्ट किया जाए तो वो भी अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाएगा। इस मार्कर को भी फेंकोगे ना एयर को नेग्लेक्ट करके, तो वो भी चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, इन टर्म्स ऑफ जी, अगर इसी चीज को हम जी के टर्म में देखें तो आप सबको पता है जी एम ई के जगह पे हम लोग जी आर स्क्वायर रख सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, इससे पहले भी मैंने करा था, जी एम ई के जगह पे मैंने जी आर स्क्वायर रखा था। तो ये आर और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √2 GR बचेगा। ठीक है, तो अगर स्मॉल जी दिया हुआ हो, एस्केप वेलोसिटी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं यहां से। अच्छा, इन टर्म ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म में रखेंगे तो जो जी का फॉर्मूला था, जो आपने डेंसिटी के टर्म में निकाला था प्रीवियस वीडियो में, उसको यहां पे रख दो, 8/3 पाई रो जी आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ डेंसिटी ये हो जाएगा। तो गाइज यही था आपका एस्केप वेलोसिटी। आई होप कि आपको ये ज्यादा बर्डन वाला चीज नहीं लगा होगा, बहुत सिंपल सा चीज था कि यार एक ऐसा वेलोसिटी जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें तो वो अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाए, दोबारा वापस नहीं आए। और वो अर्थ के लिए कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये हर प्लैनेट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल अर्थ के लिए इतना है तो हर प्लैनेट का भी इतना है ना, हर प्लैनेट का अलग अलग होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखेंगे किसमें, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा या फिर मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो एस्केप वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी को, तो उससे पहले ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीन शॉट। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। तो देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी कुछ होता नहीं है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब होता है कि वो एक ऑर्बिट पे घूमे। जैसे मान लो हमारा अर्थ घूमता है ना, तो अर्थ सपोज दैट मान लो कि मुझे ट्रीट करो एज अ अर्थ, ट्रीट करना, ठीक है, तो मतलब मुझे एज अ ट्रीट करो कि अर्थ हूँ और ये आपके सामने एक सैटेलाइट है। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है कुछ इस तरह से कि ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उसके साथ साथ सैटेलाइट भी वैसे रोटेट करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो चल रहा है ना, ये एक ऑर्बिट में चल रहा है। अर्थ अपना ऑर्बिट में चल रहा है और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी एक ऑर्बिट में चलते हैं। तो उस तरह के चीजों में एक वेलोसिटी रहता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि अगर वो उस वेलोसिटी से नहीं चलेगा तो वो अर्थ के साथ साथ नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखो, द वेलोसिटी विथ विच सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट, एक ऐसा वेलोसिटी जिसमें सैटेलाइट जो होता है रिवॉल्व अराउंड होता है किसके, ऑर्बिट के, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में क्या है कि अपने सामने एक अर्थ है, आपके पास एक अर्थ है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ, और ये कुछ हाइट पे आपका एक सैटेलाइट है। मैंने सैटेलाइट बनाने की कोशिश किया, खराब बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सैटेलाइट है जिसका मास m है और इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ये अपने एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, अब ये सैटेलाइट को घुमाने का रीजन क्या था, इसको घुमाने का रीजन है हम लोग का जो कम्युनिकेशन होता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है, सारा कुछ ये सैटेलाइट्स पे ही डिपेंड होता है। तो इसलिए हम लोग सैटेलाइट को ऑर्बिट में घुमाते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखा है कि m इज द मास ऑफ अर्थ, m इज द मास ऑफ सैटेलाइट एंड r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब आपको स्मॉल r दिख ही नहीं रहा होगा, तो स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक है, जो कि आपका क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, जो किसके बराबर है, r प्लस h के बराबर है। मतलब कि यहाँ से अगर यहाँ तक का वैल्यू देखा जाए तो ये स्मॉल r है। ठीक है, ये चीज तो बेसिक था। अब आते हैं डेरिवेशन पे। डेरिवेशन इसका कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बस सिंपल सा डेरिवेशन है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसे ऑर्बिट पे घूम रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटेशन तो लग ही रहा है, लेकिन ये ग्रेविटेशन इसको ऐसा ट्रीट करा रहा है सेंट्रीपिटल के जैसा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल में आप लोग क्या करते हैं, एक रस्सी बांधते हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है एक ऑर्बिट पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इमेजिनरी, समझो कि एक इमेजिनरी धागा बंधा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी फोर्स एक लगा रहा है और वही फोर्स की वजह से ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्योंकि ये इसको इमेजिनरी खींच रहा है, लेकिन ये अपना एक वेलोसिटी मेंटेन रखा है और उसी के बेसिस पे क्या हो रहा है, घूम रहा है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो किसके बराबर हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि Fc माने सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू Fg माने ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वल हो जाता है। अब ये इक्वल हो जाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv² बाय r। अब v जो होगा यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, क्योंकि
ये एक ऑर्बिट के लिए बात करी जा रही है, तो यहाँ जो v होगा एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G_m_e_m/r²। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो मैंने यहाँ लिख दिया v नॉट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो भाई साहब ये जो m है ये m इससे कैंसिल हो गया और ये r जो है इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, v नॉट का स्क्वायर सॉरी vo का स्क्वायर इज इक्वल टू G_me/r। ठीक है, तो अगर हमको खाली v नॉट चाहिए मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए तो रूट अंडर G_me/r हो जाएगा। अब ये r का वैल्यू मैंने भी यहाँ पे बताया था re+h होता है, तो यहाँ पे re+h रख देंगे। ठीक है, एज इट इज चलते जा रहा है। अब यहाँ पे एक बात है कि इफ h से काफ़ी 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 बड़ा है r, मतलब ये r जो है ये h से काफ़ी बड़ा है, तो ये h जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो नेग्लेक्ट हो जाएगा मीन्स r+h नियरली इक्वल टू r हो जाएगा। तो हमारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा रूट अंडर G_me/r आएगा। अब चाहो तो G_me को तुम G_r² भी रख सकते हो, फिर वहाँ से r काट सकते हो तो g के बराबर भी हो सकता है, वो बात का बात है। ठीक है, तो G_me/r आ गया आपका क्या, नियरली इक्वल टू मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी नियरली इक्वल टू रूट अंडर G_me/r। अब हम बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। आ जाएगा एक मार्क्स में क्वेश्चन कि रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये वाला रिलेशन तुम लोग को मारना है, रूट अंडर v इज इक्वल टू रूट अंडर v नॉट। ठीक है, अब कैसे देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर 2G_me/r और ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या है, रूट अंडर G_me/r। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँ तो क्या आपको एक चीज़ दिख रहा है, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है वही चीज़ है ना यहाँ पे G_me/r, देखो G_me/r। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस ई वाला जो इक्वेशन है और वे एस्केप वेलोसिटी का उसको हम तोड़ दिए, रूट 2 बाहर आ गया, मैंने रूट 2 को अलग कर दिए और रूट अंडर G_me/r को अलग कर दिए। अब ये जो रूट अंडर G_me/r है वो किसके बराबर है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। क्लियर। और ये कब होगा, ओनली फॉर सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द अर्थ सरफेस। अब नियर द अर्थ सरफेस मैंने क्यों रखा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत h जो है बहुत छोटा है, छोटा है मतलब नियर द अर्थ सरफेस है। अगर ये नियर द अर्थ सरफेस नहीं होता ना तो re+h में ही हम लोग को बनाना पड़ता। ठीक है, तो नियर द अर्थ सरफेस मान के हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और नियर द अर्थ सरफेस इसका रिलेशन हम लोग का ये चीज निकल के आ रहा है। तो होप गाइस कि आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी समझ में आया होगा, इसका बीच का रिलेशन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पे, और जो रहा आपका कीपलर्स लॉ, तो मेरे हिसाब से जो कीपलर्स लॉ होता है ये आपका डिप्लोमा या फिर D2D में आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो कीपलर्स लॉ को मैं स्किप करूंगा, और अगर आप लोग को मन है कीपलर्स लॉ पढ़ने का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में भर दीजिए, कीपलर्स लॉ पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में, क्योंकि उस पर भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी MCQ में बन जाता है। तो जल्दी से ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, और अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया तो फिर से बैक जाके आराम से देखिए। तो जल्दी से ले लीजिए आप लोग इसका सो गाइज, अब हम लोग देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अगर थोड़ा सा ध्यान से समझे तो जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। तो ये एक ऐसा सैटेलाइट होता है ना कि जो अर्थ के साथ ऐसा दिखेगा आपको कि रेस्ट पे है। जैसे मान लो कि वही चीज़ अभी मैं बता रहा था कि ऐसा ट्रीट कीजिए कि मैं अर्थ हूँ और ये एक सैटेलाइट है, तो अगर अर्थ इस पोजिशन से ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये सैटेलाइट भी उसके साथ साथ घूमेगा। तो क्या ये रेस्ट पे नहीं लग रहा है आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर इसको कोई बाहर से देखेगा तो बोलेगा अरे यार जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है वैसे वैसे ये भी चीज़ घूम रहा है। तो इसी सैटेलाइट्स को बोलते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में क्या होता है, ये हमेशा रिवॉल्व करेंगे इक्वेटोरियल प्लेन में। इक्वेटोरियल माने 90 डिग्री पे। जैसे ये अर्थ का सरफेस अगर ऐसे है ना तो इसके 90, जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है तो इसके 90 पे हमेशा रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेटोरियल इसी को बोलते हैं। और एक्सियल किसको बोलते हैं, जो ये वाला पोजीशन होता है ना ये एक्सियल पोजीशन होता है, और ये वाला जो पोजीशन होता है ना इक्वेटोरियल होता है। तो ये हमेशा कौन से प्लेन में चलेगा, इक्वेटोरियल प्लेन में चलेगा। और इसका टाइम पीरियड कितना होगा पूछ देता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड कितना होता है, तो 24 आवर। ठीक है, 24 आवर कंफर्म, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है 24 आवर 24 आवर 12 आवर ऐसे करके ऑप्शंस में दे देता है। तो आप लोगों को टाइम पीरियड यहाँ पे 24 आवर याद रखना है। यहाँ पे लिख रहा है अपीयर्स टू बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, माने अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ठहरा हुआ है, ये चल ही नहीं रहा है, एक पॉइंट पे खड़ा है। लेकिन नहीं, ये चलता है, अर्थ के साथ साथ चलता है, इसीलिए पता नहीं चलता। डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, बोलेगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं
उसका जनरली डिस्टेंस कितना होता है सरफेस ऑफ अर्थ से, तो 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर होता है उसका डिस्टेंस। इसका यूज़ किस में करते हैं? तो टेलीकम्युनिकेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर बात करें तो इनसैट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स, जो इनसैट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं टेलीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए। और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो सिक्योरिटी पर्पस पे और बेसिकली देखा जाए तो यूरेनियम के ब्लास्टिंग वगैरह को देखने के लिए बहुत सारा चीज़ है, तो उन सब के लिए यूज़ होता है। लेकिन हम लोग जनरली बात कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो वो इनसाइट होता है। ठीक है, तो ये था आपका जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब अगर देखा जाए ना तो ग्रेविटेशन में केवल कीपलर्स लॉ बच रहा है। अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना ही था आपके ग्रेविटेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, जहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट।